सब वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेके जो चीज़ें चल रही हैं, जेपीसी का गठन हुआ, जेपीसी को अब अपनी तरफ से जो आपत्तियां हैं वो भेजने की बात हो रही है, ईमेल भेजने की बात हो रही है। आप इस पूरे एपिसोड को कैसे देख रहे हैं और क्या आपको लग रहा है कि इससे कुछ भला होने वाला है इस पूरे मामले के अंदर? देखिए, सरकार की नीयत और नीति दोनों में फ़र्क है और ये बिल्कुल उनकी नीयत पर शक किया जा सकता है। हम कितने भी मेल भेजें, मैं ये नहीं कहूँगा, लोगों को एनकरेज करूँगा, डिस्करेज नहीं करूँगा। अच्छा है, कम से कम लोगों में बेदारी है कि वो इस तरह से स्कैन करके मेल कर रहे हैं और अपनी अपनी जो बातें वो पहुँचा रहे हैं। मगर ख़बरदार भी रहना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मालूम पड़ा कि कुछ लोग उस पेपर में अपना QR कोड लगाकर लोगों के बैंक से छेड़खानी कर रहे हैं। तो जब भी इस तरह का, क्योंकि 13 तारीख दी जा रही है, अभी 2 रोज़ बाकी हैं, तो कहीं जोश और जज्बात में आकर हम अपने आप को नुकसान न पहुंचा लें, तो कोई समझदार या जो इस बारे में जानकारी रखता हो उसके ज़रिए ही उस मेल को करें, पहली बात। और अगर इधर देखा जाए तो हमने जो वेबसाइट पे जाके देखा, चाहे वो मुशावरात की हो, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हो, जमात इस्लामी की हो, या अगर अदर मिली तंजीमों की हो, तो कहीं पर उनकी वेबसाइट पर इस तरह की कोई अपील नहीं की गई है। यहाँ तक कि ओवैसी साहब की वेबसाइट पर भी कोई, या उनके ट्विटर अकाउंट पे, एक्स पे, इस तरह का कोई भी अपील का मैसेज नहीं आता। अब ये कहाँ से चल रहा है, कैसे चल रहा है, कौन लोग इसके पीछे हैं, ये एक अलग मसला है। अब हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिस तरीके से मिल्लत के जो इदारे हैं वो सब जग जाहिर है किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। और अब इस बार एक नई सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और जो सो कॉल्ड हमारी गोदी मीडिया है, वो ये इल्ज़ाम लगा रही है कि वक्फ बोर्ड लूट रहा है ज़मीनें, DDA की, रेलवे की, आर्मी की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की। अब आप देखिए उल्टा चोर कोतवाल को कैसे डांट रहा है कि वक्फ बोर्ड, जिसकी 70% से ज़्यादा जो लैंड है वो कहीं ना कहीं कब्जा किया हुआ है, कहीं कोई ना कोई मसला चल रहा है, विवादित है, तो वक्फ बोर्ड अपनी ही ज़मीनें नहीं निकाल पा रहा है, उन पर अपना मालिकाना हकूक़ नहीं कंफर्म कर पा रहा। तो ऐसे में देखिए किस तरीके से वक्फ बोर्ड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की नीयत पर तो सवाल उठा ही रहा हूँ। हमारे वक्फ बोर्ड के जो जितने भी जिम्मेदार हैं, चाहे वो ऑफिशियल्स हैं या पॉलिटिकल लोग हैं, या जो वहाँ चेयरमैन बन के आते हैं या किसी भी तरीके से वहाँ मेंबर बनते हैं, उन पर सवालिया निशान है कि अगर वक्त रहते आपने तमाम चीज़ें ठीक कर ली होती तो आज ये उंगलियाँ नहीं उठती और इस तरीके से वक्फ बोर्ड पर डाका नहीं डाला जाता और न वक्फ बोर्ड को बदनाम किया जाता। डॉक्टर साहब, बात आप कर रहे हैं एकजुट होने की, लोगों को इकट्ठा होने की, लेकिन जो मुस्लिम जो तंजीमें हैं उनको आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता है इस टाइम मुस्लिम एक क़यादत की सख्त ज़रूरत है? इस टाइम जो माहौल चल रहा है, जिस तरह का देश भर में माहौल है। देखिए, ये हमेशा से एक सवालिया निशान है कि क़यादत नहीं है मुसलमानों की, और अवाम की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि अवाम हमेशा अपने कायद पर जो है, ख़ासतौर से मुस्लिम अवाम जो है, वो शक की निगाह से उनको देखती है, उन पर इल्ज़ाम तराशी करती है। मगर एक सवाल तो खड़ा होता है कि एक ही तंजीम के 2 टुकड़े होते हैं, एक चाचा चला रहे हैं, एक भतीजे चला रहे हैं, अलग अलग, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, अलग अलग अपने अपने प्लेटफॉर्म बना रखे हैं। अरे साहब, पहले आप ही एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं सारे, फिर देखिए अवाम कैसे आपका दामन पकड़ती है। क्योंकि अवाम को लगता है कि कहीं ना कहीं ऊपरी सतह पर जो हमारी तंजीमें हैं उनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, एक बात पर आकर अपनी बात नहीं रखते, एक मंच पे आके। आप वक्फ बोर्ड को देख लीजिए, वक्फ बोर्ड पूरी कौम की जो है विरासत है, क्यों आप इस मुद्दे पे एक नहीं हो रहे हैं? सब एक साथ खड़े होकर बात करें कौम से। और जो हमारे तमाम मिली तंजीमें हैं जो हिंदुस्तान में अलग अलग सूबों में चल रही हैं, अब दिल्ली की बात कर लें, अब दिल्ली में कितनी सारी तंजीमें हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, सब जानते हैं। क्या उन सब ने आकर एक मंच पर आकर, एक प्लेटफॉर्म पर आकर पहले आपस में कुछ मंथन किया हो और फिर आवाम को उससे बेदार किया हो? नहीं, तमाम चीज़ें वक्त पर, हालात पर छोड़ी जा रही हैं, अल्लाह के हवाले छोड़ी जा रही हैं, जो सबसे बड़ा खमियाजा कौम को भुगतना पड़ रहा है। इसमें आवाम भी जिम्मेदार है, जो शक की निगाह से देखती है, और हमारे कायद जो आगे बढ़कर इस जिम्मेदारी को लेने से कतराते हैं। एक दौर था जब देखा जाता था कि कोई भी चीज़ होती थी सरकार से मामलात पे डिस्कशन होता था, बातचीत होती थी, चाहे वो अब्दुल्ला बुखारी का दौर रहा हो, हुसैन अहमद मदनी का दौर रहा हो, और भी बड़े बड़े लोग रहे हैं, उनका अपना दौर रहा हो। तो आपको नहीं लगता कि आज के दौर में हम इस चीज़ में कहीं बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं? देखिए, सरकार ने एक तरह से मुस्लिम जो आबादी है उसको अलग थलग बना के रख दिया है।
कहीं ना कहीं अछूत बना दिया है, राजनीतिक अछूत जिसे कहूँगा मैं। तो इस वजह से भी जो हमारे कायद हैं उनको लगता है कि शायद हमारा प्रेशर नहीं बन पाएगा। अपनी जो ताकत है वो कहीं ना कहीं उसकी मजबूती को और उसकी जो गुरूर है उसको वो भूल चुके हैं। और मैं वही आपके हवाले से उनको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अगर आप सब एक मंच पे आ जाएं, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, तो आवाम आपके साथ है और आप ही लोग हमारे कायद बन सकते हैं। इसमें कोई दो राह नहीं है, कोई आसमान से उतर के नहीं आएगा। ये आपको ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जो भी आप लोग हैं एक प्लेटफॉर्म पे आएँ, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएं और उसमें अलग अलग जिम्मेदार बने। किसी को सदर बनने की ज़रूरत नहीं है, सब कन्वीनर बन जाए। यही तो झगड़ा है कि सदार कौन बनेगा, सदारत कौन लेगा, सदारत कौन करेगा, सरदार कौन बनेगा, हाथ में हुकूमत किसकी होगी। नहीं, मोहब्बत करो तो सिर्फ अल्लाह के लिए, नफरत करो तो सिर्फ अल्लाह के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ क़यादत करो तो सिर्फ अल्लाह के लिए। आइए एक प्लेटफॉर्म पे एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए, सब कन्वीनर बन जाइए, सब जिम्मेदारी निभाइए अलग अलग तरीके से। अल्लाह ने आपको अहल बनाया है, हम सबको मिलकर ये करना होगा। फिर इस जैसी सरकारें आती जाती रहेंगी। ये कोई हम पर नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह का जो है ऐसा मामला नहीं है कि हम इनसे नहीं अपने कानूनी हक ले सकते हैं, मगर एकजुट होना पड़ेगा, कायदों को भी, आवाम को भी। और इंशाअल्लाह ये आजमाइश है, इसमें हम पार निकल जाएंगे।